जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग को लेकर अगर आप अभी भी नहीं स्टार्ट किए हैं तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स है वो 3 इयर्स का है और इसमें जामिया में ही ये 2 टाइप से है, मतलब एक रेगुलर है और एक सेल्फ फाइनेंस है। बट ओवरऑल देखें तो दोनों का कहीं ना कहीं वेटेज सेम ही होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ भी रहा था कि कौन सा बुक पढ़े, क्या टाइम टेबल फॉलो करें और आपने किस तरीके से तैयारी किया था। अगर आप मेरे बारे में जान जाएंगे तो मेरे ख्याल है कि आपका जो डॉट्स है वो भी क्लियर हो जाएगा डिप्लोमा को लेकर, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से एक्चुअल में तैयारी करनी चाहिए। मैंने 2018 में जामिया का डिप्लोमा का क्लियर किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो सबसे मैं 3rd ईयर का भी स्टूडेंट्स हूँ। हमने उस वक्त जो हमारा जैसे 18 में क्या हुआ था कि लिस्ट जो आती थी वो एक बार सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाती थी, मतलब एक लिस्ट आता था उसमें सिर्फ खाली स्टूडेंट्स का नाम होता था। लेकिन 19 और 20 में चेंज किया वो मैं बता दूँ। जैसे 19 में अब ये होता है कि कट ऑफ लिस्ट आता है, कट ऑफ लिस्ट आने के बाद कौन कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ उनका लिस्ट के हिसाब से। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, पहले एक लिस्ट में नाम आया था, फिर उस लिस्ट में नाम आने के बाद फिर उसके बाद फिर लिस्ट आई थी एक और, उस लिस्ट में कैटेगरी के हिसाब से जो हमारा मुस्लिम कैटेगरी था उस हिसाब से हमारा जो रैंक आया था वो फर्स्ट लिस्ट में 5 रैंक था। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले इसमें JMI डिप्लोमा को लेकर, तो ये थोड़ा बेसिक फैक्ट है। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में ही रहेंगे, तो आपको थोड़ा इस तरीके से तैयार करना होता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दी। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी पे बता रहा हूँ जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। देखिए आप भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं अभी, यह हो सकता है कि आपका गैप हो, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेरे ख्याल से बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्हें अगर तैयार करना हो या वो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अभी अभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे लाइक अगर कोई 10th में है तो वो 10th की स्टडी कर रहे हैं, या कोई 12th में है तो वो 12th की स्टडी कर रहे हैं, तो वो उनका फ़ायदा होता है यहाँ पे, मतलब उनको बेनिफिट मिल जाता है। बट वो कैसे मिलेगा जब आप पढ़ेंगे उस चीज़ को अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से बुक पढ़नी है, फिर किस टाइप से टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो अभी है मैं कुछ चीज़ों को लिख लिया हूँ क्योंकि मैं भूल भी सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें तो बड़ा मैं बढ़िया से लिख लिया हूँ ताकि आपको बता सकूँ। देखिए आपका जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट्स से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथ से। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ ये तीनों अगर देखेंगे तो ओवरऑल क्लास 9 और 10 का ही होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बुक से स्टडी करके आए हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो NCERT हो और फिर कोई भी एक हेल्प बुक हो, जैसे कि RS अग्रवाल की आती है या RD शर्मा की आती है या KC सिन्हा की मैथ्स की बुक आती है। तो कोई एक बुक ऐसा आपको पढ़ना है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बहुत सारे क्वेश्चन तो NCERT से मैच भी करते हैं, लेकिन खैर एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें ये ज़रूर है कि क्वेश्चन मैच कर जाए। वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका देखा जाता है। एक्चुअल में जो एंट्रेंस जो है वो आपके कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपको इस पर अपना पकड़ है भी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, वो सारे डिटेल्स में बताएंगे जो आपको जानना चाहिए एंट्रेंस को लेकर। जिसमें सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात कर लें, जैसे सब फिजिक्स जो है मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है 65 या 60 के आसपास में, मैं थोड़ा भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मान के चलिए 60 या 65 ही है। तो फिजिक्स की तैयारी किस तरीके का करना है, 9th का और 10th का NCERT बुक ले लीजिए साइंस का, तो उसी में ही फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई भी हेल्प बुक जैसे एस चांद हो या RS अग्रवाल हो और या कोई भी पब्लिकेशन को NCERT साइंस में, तो फिजिक्स आपसे वहाँ से मतलब खरीद लेना है। ऐसे तो एस चांद का फिजिक्स स्पेशल आता है और केमिस्ट्री का स्पेशल आता है, तो आपको अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप कहेंगे वो क्यों, क्योंकि उसमें क्या है ना कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उसमें मेंशन होता है और उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। मतलब कोई बच्चा अगर 2 से 3 बार पढ़ ले उस बुक को तो फिर मुझे नहीं लगता कि NCERT को भी पढ़ने की जरूरत होगा, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें बहुत इलेबोरेट करके बताया जाता है। तो आपको फिजिक्स वहाँ से पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है ना, NCERT को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। NCERT को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा क्या होगा, जैसे रिवीजन करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर बार में कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो यही चीज़ आपको, यही मैंने कहा ना, कंसेप्ट के बेस पे तो आपका सिलेक्शन होता है, मेरा जहाँ तक मानना है। अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो 9th में टॉपिक है और फिजिक्स का जो 10th में टॉपिक है NCERT से और कोई भी हेल्प बुक से जरूर। ये हो गया जो हमने फॉलो किया, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इस सन की बुक हमने फॉलो किया था और NCERT बुक। अब उसके बाद कोई भी गाइड, आप जो भी गाइड लेना चाहे, जैसे कंसेप्टम का, दुआ पब्लिकेशन का, ऐसे एक्चुअल में जो हमने जो गाइड फॉलो करी थी वो एम्बिशन करके था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है,
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आ जाए, मैं पता कर लूँ, तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो गाइड के बारे में बता दिया। अब फिजिक्स में पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि फिजिक्स में सबसे पहले न्यूमेरिकल पे पकड़ होना जरूरी है। अब हो सकता है आपका न्यूमेरिकल वीक हो, उसे स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि थ्योरी पे कमांड बनाइए। अगर थ्योरी आपका स्ट्रांग हो जाता है, थ्योरी आपका अगर अच्छा हो जाता है, तो आपका न्यूमेरिकल भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट्स। जैसे इसमें हर टॉपिक में जैसे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे 9 में, जैसे 9 में बात कर ले तो फोर्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, साउंड हो गया। इस तरीके से अगर 10th में बात कर ले तो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और इस तरीके जो मुझे याद है अभी तक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पढ़ा था इसलिए मुझे अब तक याद भी है। तो ये जो सारा जो चैप्टर है आपको में सारे चैप्टर में आपको ऐसा यूनिट जरूर मिलेगा, तो सबको वो याद कर लेना है। तो ये इस तरीके से फिजिक्स आपको तैयार करनी है। अब अगर फिजिक्स में कम से कम 30 से 35 नंबर तो लाना ही लाना है, ऐसा नहीं, फिजिक्स में कम से कम 30 से 35 नंबर आपको ये मान कर लाना है। हाँ, ये ध्यान रखें क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो आपको जो आए वही मारना है, ऐसा नहीं कोई गलत मार दीजिए, ऐसा नहीं। अब उसके बाद आ रहा है केमिस्ट्री पे। मतलब मैंने अभी जो फिजिक्स का ओवरव्यू दिया ना, ऐसा ही इस तरीके से ही करना है। अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में भी क्लास 9, 10th का एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में तो होता ही है एनसीईआरटी साइंस में ही, तो केमिस्ट्री में वहाँ से देख लीजिएगा। और एज साल की बुक कहीं ना कहीं अच्छी होती है। अगर आप कोई और भी बुक लेते हैं तो अच्छी बात है। जैसे बिहार बोर्ड में पता नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय भवन वगैरह करके आता है, या और भी पब्लिकेशन की आती है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, कोई वो नहीं यार, मतलब ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट उसमें है, ऐसे भारतीय भवन में कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद एक तो वो एनसीईआरटी का बुक हो गया, दूसरा कोई भी हेल्प बुक हो गया, और गाइड तो आपके पास होगा ही, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का। और अगर आप कहिएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एम्बिशन का, दूसरा कॉन्सेप्ट का लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर ले, मतलब सॉरी खरीद सके। अब उसके बाद इसमें यानी कि केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले जितने भी केमिकल फार्मूलाज हैं, केमिकल फार्मूला हो गया, और जितने भी रिएक्शन हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O अगर वाटर अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, किस टाइप से रिएक्शन हो रहा है वो, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस टाइप से जो हॉट टॉपिक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और NaCl सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो एक वो हो गया। दूसरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, और पीरियोडिक टेबल। मोल कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आपको वो वहाँ पे आपको बना कर लाना है, मतलब उस तरीके से तैयार करना है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। रिएक्शन पे ध्यान देना है, फार्मूला पे ध्यान देना है, केमिकल फार्मूला पे, और मोल कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिक टेबल पे ध्यान देना है। ये आपका हो जाता है। तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये सब, क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं है। बस उस पर यही है कि रिवीजन, जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल भी हमने बता दिया, यानी केमिस्ट्री इस तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है। देखिए, फिजिक्स में भी कम से कम 30 मार्क्स से 30 से 35 आपको बनाना है, और केमिस्ट्री में भी उससे ज़्यादा बना सकते हैं, कम मत बनाइए, क्योंकि केमिस्ट्री इजी रहता है। बहुत सारा तो केमिकल फार्मूला पूछ देता है, या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पूछ देता है, तो ये सब बड़ा कॉमन है। आपको एक बार है ना रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर ले मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या करना है, सिंपली वही क्लास एनसीईआरटी जरूर, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ा ही होगा, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे 9, 10 दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 पढ़ना है, मतलब सारे फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, और मैथ्स के लिए भी 9, 10 दोनों फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जैसे सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो या फिर टेलीग्राम में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हमने डाल दिया है, वहाँ आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर जैसे ही सिलेबस देखेंगे तो उसमें सिलेबस में 9, 10 का दोनों का सिलेबस मेंशन है। जब दोनों का मेंशन है तो आपको दोनों का तैयार करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी एक पेपर को तैयार करके, या फिर फिजिक्स पे या केमिस्ट्री पे, ऐसा नहीं। तो वो मतलब 9, 10 दोनों को पकड़ बनाना है अपने आप में। तो अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, देखिए, मैथ्स एक बुक आती है मैथ्स फॉर एमबीए, हमने पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स फॉर एमबीए करके लिखा होता है। वो बुक में एक्चुअल में क्या है ना कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 9, 10 में, वो सारा चैप्टर का है ना कॉम्बिनेशन कंपाइल करके उसमें डाला हुआ है। और उसमें क्या है ना कि कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप करके हर चैप्टर का 100-150 क्वेश्चन है।
तो मेरे ख्याल है अगर कोई 100-150 क्वेश्चन बना लेगा ना कोई एक टॉपिक का बढ़िया सा और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि सबका केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है, और उसके बाद आपको फार्मूला, जो भी फार्मूला है उसमें जैसे सॉरी उसमें केमिकल फार्मूला तो होगा नहीं, आई एम रियली सॉरी भाई। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जितने भी उसमें फार्मूला है वो, और दूसरा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो ओवरऑल हुआ। अब मैं एक बात फिर से रिमाइंड कर दूं कि जैसे अब साइंस हो गया, साइंस में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और मैथ्स में आपको कम से कम, साइंस में देखिए अगर मैथ्स वीक है तो साइंस में कम से कम 7 से 8 बार आपको रिवीजन करिए, यानी पढ़िए, रीड करिए लाइन बाई लाइन। जैसे अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी एक 5 लाइन का एक पढ़ते हैं आर्टिकल, तो उसमें क्या आपने जाना उसको एकदम लाइन वाले एनसीईआरटी को धरना है, और उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। मतलब ये आप किस तरीके से नोट बनाते हैं वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर, ताकि आपको समझ में आ जाए, उसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा। अब उसके बाद जैसे कि सिलेबस हमने बता ही दिया कि सिलेबस को माइंड में रखकर पढ़िए। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, सिलेबस पे जो जो टॉपिक पढ़ लिया उसको पे टिक मार लीजिए कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। उसके बाद एक बड़ा की पॉइंट बताया जो हमने किया था, कोई जैसे हमारे टाइम में तो क्वेश्चन पेपर तो 1 से 2 ही साल का हुआ था, लेकिन अभी अगर आप चाहें तो 3 से 4 साल का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, कम से कम 5 साल का भी क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल लास्ट का 2 ईयर का क्वेश्चन काफ़ी होगा, क्योंकि 18 के बाद से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। मतलब 19 और 20 में तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब 19 के हिसाब से ही आ रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, देखिए क्वेश्चन 200 का है तो मेरी गारंटी है इस बात की, क्वेश्चन 200 का है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना, मतलब हर क्वेश्चन में, जैसे आप बाय द वे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई केमिकल रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन में किस में हो रहा है, या फिर फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ऐसा पूछता है ना एक न्यूमेरिकल, जैसे इस टाइप से पूछ देगा कि भाई ये बताइए कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, तो आप रिएक्शन देख के समझ गए। तो इससे क्या पता चला कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे पकड़ बनाना है। इस तरीके से अगर पूछ दे कि भाई एटॉमिक मास का क्या होगा, तो एटॉमिक मास कम से कम 20 से लेकर के 30 तक, मतलब 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक मास सभी का याद कर लेना है, एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। फिर फिजिक्स में भी बात कर ले तो अगर बाय द वे पूछ देगा कि भाई इसका यूनिट का है, तो यूनिट से पूरा, मतलब यूनिट से जितने भी यूनिट का सवाल है वो सारा आप यूनिट याद कर लेंगे। जैसे कि डिस्टेंस का मीटर होता है, इस तरीके से वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, इस तरीके से एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो यूनिट भी आपको सबको अपने माइंड में रखना है। तो ये हो गया। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो यही आपका है, अगर डिप्लोमा में बात कर ले तो इतनी ही चीज़ काफ़ी है। हाँ, अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल आपका किस तरीके से होना चाहिए, देखिए बुक तो इतना ही सारा है, अगर आप बुक को थोड़ा बढ़ा भी देंगे, जैसे अगर हमने कहा ना कि साइंस में और मैथ्स में हमने इस साइंस के साथ साथ और भी बुक, एक बुक और पढ़ी थी, एक बुक और अगर हम बात कर लें तो ऐसे ही एक बुक था जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने एक बुक और ऐसे ही पढ़ी थी, बट उसमें एक्चुअली क्या था ना कि न्यूमेरिकल टाइप का था। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा होता था तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाए थे उसमें। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल टाइप का ही था, मतलब आता ना जैसे एटॉमिक मास निकालिए, वैलेंसी निकालिए, सारी चीज़ें, तो वो उस टाइप का बुक था, तो वो हमने उससे बनाई थी। एक्चुअल में क्या ना भाई, बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाँ भाई कैसे बनेगा ये चीज़, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हम टाइम टेबल की बात कर ले आपका, तो टाइम टेबल किस तरीके से आपको बनाना है और किस तरीके से रीड करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको रीडिंग का हैबिट थोड़ा सा बनाना होगा, रीड करने का। और ज़्यादा देखिए ऐसा नहीं, 3 से 4 घंटा, अगर आप मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 3 से 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाता था, क्योंकि उतना से ज़्यादा आदमी को पढ़ ही नहीं पाता है, मेरा मानना है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 से 5 घंटे ही मैं पढ़ पाता था, जिसमें जो मेरा स्पेशल टाइम था, स्पेसिफिक टाइम, वो मॉर्निंग का था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉर्निंग में 6 या 7 बजे के आसपास में ही जग जाता हूँ, मतलब फजर की नमाज़ जैसे ही होता है या फजर की नमाज़ से पहले पहले मैं जग जाता हूँ, इस वजह से मैं फजर की नमाज़ भी अदा कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि मतलब फजर के टाइम से ही आपको जग जाना है। जब जैसे ही जगेंगे तो आपका दिन कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा आप अपने आप को एक्टिव अलर्ट फील करेंगे। तो आपको जगते ही सबसे पहले जो है वो रिमेंबर करने का काम करेंगे 1 से 1.5 घंटा तक में, मतलब कि अगर आप 7 o'clock पे उठ रहे हैं तो 8:30 तक आप 8:30 तक आप ऐसा रिमेंबर का पार्ट रख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर 8:30 के बाद फिर आप रीडिंग का रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम है ना, जैसे रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम आप रीडिंग का रख लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आप मतलब कहने के आपका 9 से 10 बज जाएगा। फिर ये जो सुबह का जो टाइम है ना रिमेंबर और रीडिंग का, फिर आप आफ्टरनून में मैथ का प्रैक्टिस, मैथ का सॉल्यूशन बनाने का, और फिर नाइट में है ना नोट्स, क्योंकि नोट्स भी बनाना है, तो नाइट में 1-2 घंटे के लिए नोट्स, बस
इतना भी अगर आप करते हैं इस हिसाब से ना, एक सबसे पहले तो एक आपका वो होना चाहिए स्ट्रैटेजी कि हाँ भाई अगले एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 चैप्टर, मेरे ये हम लिखते थे कि हाँ भाई हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेना है, तो इस टाइप से हम लिख देते तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था। बट हाँ ये कि कम ही लिखना है, जैसे एक होता है ना कि भाई अब पढ़ना है, हमें 2 पढ़ पा रहे हैं 2 चैप्टर लिख दे रहे हैं 5 चैप्टर, तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। तो आपको कम से कम 2 चैप्टर के आसपास में लिख देना है। ये रहा कहीं ना कहीं आपका मतलब डिप्लोमा का कंप्लीट स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और बुक। अब उसके बाद मैं एट द एंड में ये मोटिवेशन की बात करूँगा। देखिए सबसे पहले तो आप अपने आप को रीजन तलाश करिए, थोड़ा सा अपना सोच को बदलिए। सोच बदलना ये कि आपको कुछ चीज़ें सोचना होगा कि आप कहीं ना कहीं एक अपने गांव का एक पहला स्टूडेंट्स होंगे जो जामिया के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या फिर आप अपने घर का कोई पहला स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो जामिया के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे और जामिया में एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक आपका फाइनेंशियल किस टाइप से है, या तो आप मिडिल ऑर्डर का होंगे या आप पुअर आपकी कंडीशन पुअर होगी। तो ये सब चीज़ें आपको सोच करके आप अपने आप को तैयारी करना है कि भाई मैं कहीं ना कहीं मेरी हालात इतनी अच्छी नहीं तो फिर भी मैं एंट्रेंस क्लियर करूँगा ताकि मैं एक अच्छा नाम कर सकूँ। मतलब एक मोटिवेशन इससे जाए कि हाँ भाई हमारी हालात क्या है, क्योंकि इंसान अपनी हालात के बारे में जब सोचता है ना तो उससे कुछ करने का एक इनकरेज जगता है दिल से, तो वो चीज़ आपके अंदर जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसमें, तो आपको ये भी सोचना होगा कि भाई कहीं ना कहीं जो जामिया है एक वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक डिप्लोमा होल्डर के लिए जामिया में आना एक बहुत बड़ी बात होता है, ये ध्यान रखिए। एक डिप्लोमा होल्डर, अगर किसी एक डिप्लोमा होल्डर को यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाए, इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। सो ये कुछ ऐसा थॉट्स आपके मन में लाते रहना होगा, और उस थॉट्स को लिख करके रखना होगा आपको सामने, जहाँ आप पढ़ते हैं, जिस भी रूम में जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे एक पेज में लिख दीजिए कि भाई मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं ये डिप्लोमा क्यों करना चाहता हूँ, और इससे मैं क्या बेनिफिट लेना लूँगा आने वाले टाइम में। ये सारी चीज़ लिख करके आप पढ़िए, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और उसके बाद आप बढ़िया से पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट जो मैं जिस तरीके से बताया हूँ, एटलीस्ट आपका कम से कम 100 तो आसपास मिनिमम मार्क्स आएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कहे ना भाई कि आपने 2018 में किया, मैंने 2019 के मेरे टच में कम से कम 5 बंदे थे, जिसमें से 4 बंदा ऐसा है जो 4 में से 3 जामिया में सेलेक्ट हुआ, और एक जो था वो दिल्ली पॉलिटेक्निक में। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो 20 में भी एटलीस्ट 10 से 12 लड़का सेलेक्ट हुआ है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि उसका एक इंटरव्यू करा लूँ, मतलब एक कह सकते हो ऑनलाइन सेमिनार करा दूँ। वो आपके डिमांड पे देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन सेमिनार करा दूँ। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए यही है कि मैं जो स्ट्रेटेजी अभी तक बताया हूँ सेम स्ट्रेटेजी वो भी फॉलो करें, बट उनको ऐड करना होगा बायोलॉजी का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट बस। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली पॉलिटेक्निक का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और उसमें जो हमारा रैंक आया था 1000 आया था, 1046 रैंक आया था। बट हमारा इंटेंशन वहाँ पर नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया था कि हम एडमिशन मिलेंगे, इसलिए हम ध्यान नहीं दिए, हम रहने दिए उसको। क्योंकि मतलब एकदम से वहाँ पे हमारा चेंज हो गया था माइंड कि भाई हम वहाँ नहीं लेंगे, अगर होगा जामिया में होगा तो लेंगे, नहीं तो कहीं नहीं लेंगे। तो जो हमारा सेम स्ट्रेटेजी यही था। हाँ ये है कि आप सिलेबस जरूर उसका टॉपिक वाइज के, बट ये कि ओवरऑल देखा जाए तो वो सारा पढ़ना होता है यार, आपको 9 का 10 का पढ़ना ही होता है, और जो उसका सिलेबस जो होता है वो 19 को फॉलो करता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। सो जो स्ट्रेटेजी हमने जामिया के स्टूडेंट्स के लिए बताया, वो सेम स्ट्रेटेजी दिल्ली पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स फॉलो करें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी चाहे तो दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी और जामिया में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का आपको कोई भी क्वेरी आपका हो तो कमेंट करिए पहला, और दूसरा किसी भी टाइप का अगर सवाल हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मुझे फॉलो करिए। एंड क्वेश्चन अगर चाहिए हो तो वहाँ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। अब फाइनल वीडियो में सबमिट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये भी कह दूँ कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक और जामिया मिलिया AMU से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, या BHU से, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब